हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का लेसन नंबर 4 आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अर्थात डाटा जो है, जो भी आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं उनको व्यवस्थित कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, जब भी एक रिसर्चर यानी अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है तो इनिशियल स्टेज में वो इस रूप में नहीं होते, इस फॉर्म में नहीं होते कि उनसे कोई भी कंक्लूजन निकाला जा सके यानी रिजल्ट निकाला जा सके। वे एक बहुत बड़े समूह के समान होते हैं, यानी ग्रुप में होते हैं जहाँ से हमें उन्हें कलेक्ट करना होता है, जिसमें आवश्यक और अनावश्यक सभी प्रकार के डाटा शामिल होते हैं। यानी कुछ डाटा इस प्रकार के होंगे कि जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और कुछ डाटा ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अर्थात जिन्हें हमें एकत्रित नहीं करना है। इसलिए जो कलेक्ट डाटा होते हैं उनसे कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको हम सिस्टमेटिक ढंग में ऑर्गेनाइज कर लें, अर्थात व्यवस्थित कर लें। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण से हमारा अभिप्राय यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स उन सब क्रियाओं से है। इसके अंतर्गत उन सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा डाटा को सिंपल और सिस्टमेटिक मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सके ताकि वो इजीली हमारे समझ में आ जाए। Organization of data refer to the arrangement of figure in such a form that comparison of masses of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण का एक महत्वपूर्ण उपाय यानी आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है, उनकी फीचर्स के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना होता है, क्लासिफाइड करना होता है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का वर्गीकरण कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। इसमें जो शुद्ध आंकड़े होते हैं उनका रूपांतरण सांख्यिकीय श्रेणियों में इस प्रकार किया जाता है कि इससे कुछ अर्थपूर्ण परिणाम निकाले जा सके, अर्थात इसके अंतर्गत जो एक्यूरेट जो डाटा हैं उनको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, इस प्रकार से उनको चेंज किया जाता है कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे कोई ना कोई ऐसा कंक्लूजन निकल सके जो कि हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण क्या है, यानी व्हाट इज क्लासिफिकेशन। इसमें कहा है कि आपके मोहल्ले में, यानी आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ मान लीजिए 200 परिवार रहते हैं, 200 फैमिलीज रहती हैं। आप उनकी एज के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, व्यय शिक्षा के बारे में, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में, खर्च के बारे में, धर्म, वो किस रिलीजन से रिलेटेड हैं, और परिवार के आकार यानी परिवार में कितने सदस्य हैं आदि से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, आंकड़े इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को से आपको तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक आपको ये मालूम नहीं होता कि इनमें से कितने परिवार शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर, इनकम, एजुकेशन, ये सब जो है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के हिसाब से ही होती हैं। कितने परिवारों की आय 5,000 महीने से अधिक है, कितने की 500 प्रति महीने या उससे कम है। अन्य शब्दों में इन आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए अगर इनसे हमें कोई बेनिफिट लेना है तो ये ज़रूरी है कि आंकड़ों को उनकी विशेषता के अनुसार, उनकी फीचर्स के अनुसार डिफरेंट ग्रुप्स में हम बांट लें। जैसे लोगों को शिक्षित और अशिक्षित वर्ग में बांटा जा सकता है, रिच और पुअर यानी धनी और निर्धन के रूप में बांटा जा सकता है। आंकड़ों के इस प्रकार किए गए प्रत्येक विभाजन को जो हम क्लासिफाइड करते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, उसको हम वर्ग कहते हैं यानी क्लास कहते हैं। तथा इस क्रिया को जिसके द्वारा डाटा का यानी आंकड़ों का उनकी समानता और असमानता यानी सिमिलरिटी और
डिससिमिलरिटी के आधार पर विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण से अभिप्राय यानी क्लासिफिकेशन का मतलब उस एक्टिविटी से है जिसके द्वारा डाटा को उनकी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसी को हम कहते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा समान और असमान आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। यानी वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में हम डाटाओं को इक्वलिटी, इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी के आधार पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल, उनके क्रम के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्नर ने एक डेफिनेशन दी है, एक अर्थशास्त्री हैं कॉर्नर। तो कॉर्नर कहते हैं, कॉर्नर ने कहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों को समानता तथा असमानता के आधार पर बांटने को हम वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद है और इससे व्यवस्थित इकाइयों को विभिन्न भिन्नताओं में पाए जाने वाले गुणों की एकता में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद बात करती है कि वर्गीकरण की विशेषताएं। तो आप देख रहे हैं वर्गीकरण की विशेषताएं हैं। तो फिर पहली जो फीचर है यानी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्गीकरण का, वर्गीकरण के अंतर्गत यानी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के आधार पर यानी शिक्षा के आधार पर यूनिट्स को, डाटा को एजुकेटेड और अनएजुकेटेड या इलिटरेट दो ग्रुप्स में हम वर्गीकृत करते हैं। क्लासिफिकेशन में जो यूनिट्स होती हैं या जो डाटा होते हैं उनका डिवीजन जो है वो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के आधार पर भी किया जाता है। सभी जो सेम इकाइयाँ होती हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आगा कि आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त, आंकड़ों के जो कलेक्शन क्लासिफिकेशन होता है उसको क्लासिफिकेशन करने का जो मेन मोटिव होता है वो है आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाना। आप इसको उद्देश्य कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, आप इसको एडवांटेज कह सकते हैं या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। तो डाटा को जो वर्गीकृत करने का मेन मोटिव होता है वो डाटा को सिंपल वे में और ब्रीफ यानी संक्षिप्त वे में रिप्रेजेंट करना होता है। वर्गीकरण का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य उद्देश्य है डाटा को सिंपल और ब्रीफ रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। सेकंड है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। क्लासिफिकेशन का मेन मोटिव जो है डाटा को सिमिलर रूप में प्रेजेंट करना होता है, अर्थात एक ही फॉर्म में, क्योंकि हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सेम डाटा को सेम ग्रुप में रखा जाता है, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है। एक जैसे जो डाटा हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। जैसे एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड को एजुकेटेड के ग्रुप में रखा जाएगा, अनएजुकेटेड को अनएजुकेटेड के ग्रुप में रखा जाएगा, पुअर को पुअर के ग्रुप में रखा जाएगा और रिच को रिच के ग्रुप में रखा जाएगा। इसी तरह जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। उनकी इससे जो है क्लासिफिकेशन से उनकी जो यूटिलिटी है यानी उपयोगिता है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी उस एक तरह से उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसके बाद है विभेदकारी डिस्टेंसिवनेस, यानी जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्टेंसिवनेस होता है, अर्थात वो भेद करता है। डिफरेंट जो ग्रुप हैं उनमें अंतर की जानकारी हमें क्लासिफिकेशन से ही होती है। कंपेरेबिलिटी यानी तुलना योग्य बनाना। क्लासिफिकेशन का मेन मोटिव जो है डाटा को तुलना और
वह अनुकूल जो है अनुमान के योग्य बनाना होता है, यानी वो कंपैरेटिव बने, अर्थात उनमें तुलना की जा सके और उनसे किसी भी ठीक अनुमान पर हम पहुंच सकें। नेक्स्ट है जो वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, साइंटिफिक अरेंजमेंट। इस जो क्लासिफिकेशन का मेन मोटिव होता है वो डाटा को इस प्रकार से अरेंज करना होता है कि उसको वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक बेस प्रदान किया जा सके। इसके कारण जो लोगों की विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है, यानी डाटा पर वो लोग विश्वास करने लगते हैं। और लास्ट है जो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव, यानी आकर्षक और प्रभावशाली बनाना। क्लासिफिकेशन का एक मेन मोटिव जो होता है वो ये है कि इसकी सहायता से हम जो डाटा है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं, अर्थात उसका प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका कि एक अच्छी वर्गीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, यानी कि आप एक अच्छा वर्गीकरण किसे कहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले व्यापकता, कंप्रहेंसिवनेस होनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डाटा होते हैं उनका वर्गीकरण इतना वाइड होना चाहिए, इतना व्यापक होना चाहिए कि उस समस्या से के संबंध में इकट्ठे किए गए सभी आंकड़े किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शामिल हो जाएं। यानी एक लोगों का एक ग्रुप है, उसमें एजुकेटेड भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं, जो है यंग लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, रूरल क्षेत्र से भी हैं, अर्बन क्षेत्र से भी हैं, इसके साथ साथ रिच भी हैं, पुअर भी हैं। तो आपको सबके लिए एक एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, पुअर का अलग बनाना पड़ेगा, एजुकेटेड का अलग बनाना, ताकि सब लोग जो है किसी न सब में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शामिल हो जाए। तो ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऐसा हो कि हर व्यक्ति यानी हर डाटा किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शामिल हो। कोई भी इकाई यानी कोई भी जो डाटा है वो क्लासिफिकेशन से बाहर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी डाटा ऐसा ना हो जो किसी न किसी ग्रुप में शामिल ना हुआ हो। इसके बाद है क्लियरिटी। तो क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो सब चीजों को स्पष्ट करे। क्लासिफिकेशन करते समय इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी। डिफरेंट जो भी क्लासेस हैं यानी वर्ग भी इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनमें सरलता और स्पष्टता हो, अर्थात सबको ये क्लियर हो कि किस ग्रुप में किस प्रकार के लोग या किस प्रकार के डाटा शामिल है। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता या सजातीयता। समरूपता कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग की इकाइयाँ, जो भी वर्ग आपने बनाए हैं वो उसमें जो इकाइयाँ आपने रखी हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसा आपको बताया कि एजुकेटेड लोगों का जो ग्रुप बनाया है उसमें सभी एजुकेटेड लोग शामिल होने चाहिए। रूरल लोगों का जो ग्रुप बनाया है उसमें सब वो लोग होने चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हों या बिलोंग करते हों। जैसे शिक्षित वर्ग में वे इकाई रखी जानी चाहिए जो शिक्षित हों। इसके बाद है सूटेबिलिटी यानी अनुकूलता। वर्गों का निर्माण, जब भी आप क्लासिफिकेशन करें और उसमें ग्रुप बनाएं तो ग्रुपों का जो निर्माण है अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। ग्रुप जो है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे 11वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन आपने ग्रुप जो बना दिया मैरिटल स्टेटस के हिसाब से या वेट के हिसाब से बना दिया तो ये गलत होगा। उनका वर्गीकरण आय और व्यय के विभिन्न स्तरों या मदों आदि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्थिरता, स्टेबिलिटी। इस प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। एक प्रकार की जांच के वर्गीकरण का जो बेस है वो एक ही होना चाहिए। डिफरेंट बेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 6th और लास्ट पॉइंट, लोचदार यानी इलास्टिक होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए आपने 5 ग्रुप बना दिए हैं, एजुकेटेड का, अनएजुकेटेड का, रूरल का, अर्बन का, और उसके बाद आपको अगर कोई नया ग्रुप बनाना पड़े तो उसकी गुंजाइश होनी चाहिए, अर्थात उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए ताकि नया ग्रुप बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक अच्छा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए, अर्थात उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो इजीली हम चेंजिंग कर सकें। उसमें उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वर्गों में परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, वो कई आधारों पर होता है, कई उसके बेस होते हैं। तो ये आपको इस चित्र में दिया हुआ है। मेनली 4 प्रकार के वर्गीकरण के आधार होते हैं। एक तो वर्गीकरण जो है भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल आधार पर किया जाता है, अर्थात स्थान के आधार पर। एक समय के क्रोनोलॉजिकल आधार पर, यानी समय अनुसार। एक गुणात्मक क्वांटिटिव, क्वांटिटी के आधार पर। क्वांटिटी के आधार पर 2 तरह का होता है, सिंपल और मैनीफोल्ड। और लास्ट जो होता है वो है थर्ड क्वालिटेटिव, 2 तरह का, साधारण और बहुगुणी। और फोर्थ जो होता है वो क्वांटिटिव होता है। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है भौगोलिक वर्गीकरण, यानी जब भी हम डाटा का वर्गीकरण स्थान के आधार पर, भौगोलिक स्थिति या भिन्नता के आधार पर करते हैं तो उसको हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ प्लेस और ज्योग्राफिकल situation, then these are called geographical और spatial classification. For example, उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे स्थान लिया, क्योंकि भौगोलिक अर्थात प्लेस, स्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश दिया। इसमें साइकिल के कारखाने दिए हुए हैं। पंजाब में साइकिल के 30 कारखाने हैं, हरियाणा में 20 हैं, उत्तर प्रदेश में 25 हैं। तो ये भौगोलिक आधार पर हो गया। आप देश के आधार पर भी ले सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, इस आधार पर भी कोई भी डाटा आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद है समय अनुसार वर्गीकरण। व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टाइम, जब क्लासिफिकेशन टाइम के आधार पर किया जाता है। टाइम का आधार पर का मतलब है कि जैसे आज के समय में हम कहें कि अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून में साइकिलों का उत्पादन कितना हुआ, ये अगर हम लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। या ईयर ले सकते हैं। 2009 में साइकिलों की जो सेल दे रखी है 80 लाख रुपीज़ की, 2010 में 90 लाख की और 2011 में 95 लाख की सेल दे रखी है। तो ये समय के अनुसार आप ईयर में ले सकते हैं, मंथ में ले सकते हैं, या क्वार्टरली ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है क्लासिफिकेशन। आप देख पा रहे हैं गुणात्मक वर्गीकरण। थर्ड जो है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है क्या होता है, जब डाटा को, आंकड़ों को उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर डिवाइड किया जाता है या बांटा जाता है, जैसे धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, जनसंख्या के बौद्धिक ज्ञान के आधार पर, तो उसे हम गुणात्मक, सीधा सा है, यानी गुण के आधार पर, उनकी क्वालिटीज के फीचर्स के आधार पर जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया होगा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर फीचर्स और देयर क्वालिटीज, इट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, इसके बाद है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। 2 प्रकार का होता है, जैसे हमने बताया, एक सिंपल होता है और एक मैनीफोल्ड होता है। सिंपल जो है क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं जब डाटा को उनकी 2 विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है। द्वंद्व भाजन भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या ना होने के आधार पर बांटा जाता है।
तो साधारण वर्गीकरण वो होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसमें डाटा को किसी फीचर्स के प्रेजेंट होने और प्रेजेंट ना होने के बेस पर बांटा जाता है। जैसे शिक्षित अशिक्षित, यानी शिक्षित और शिक्षित ना होना, स्त्री पुरुष, स्वस्थ अस्वस्थ इत्यादि। बहुगुणी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों का वर्गीकरण किया जाता है। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ जो है या विच शो वन मोर देन 2 फीचर्स, इसके बजाय 2 से अधिक वर्ग बनते हैं। उदाहरण के लिए काम के आधार पर मजदूरों को 2 भागों में कुशल अकुशल, शिक्षित अशिक्षित और शहरी और ग्रामीण